भारत में रहने वाले सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा सलाम। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, भारत पर अनेकों युद्ध हुए हैं, जिसके कारण कई विदेशी राजाओं ने भारत पर राज्य किया है। और कहते हैं कि अगर भारत पर कुछ गद्दार ना होते तो शायद ही ये विदेशी राजाएं भारत पर राज्य कर पाते। आज हम जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार करते करते 200 सालों तक राज्य किया, और साथ में जानेंगे कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे अपने एक्ट लगाकर, जैसे कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, लेक्स लूसी एक्ट और सब्सिडियरी अलायंस, इन एक्टों के तहत कैसे भारतवासियों का शोषण हुआ और कैसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना खून पसीना एक किया। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और कहते हैं ना, अगर देश में गद्दार ना हो तो शायद ही कोई किसी देश पर राज कर पाए। ऐसा ही कुछ उन दिनों था। अगर भारत देश में गद्दार ना होते तो शायद ही कोई विदेशी राजा हमारे भारत पर राज्य कर पाता, और शायद ही हमारे भारतवासियों को इतने कष्ट और इतने जुल्म झेलने पड़ते। यह बात उन दिनों की है जब यूरोपी 15-16 शताब्दी में व्यापार की खोज में इंडियन ओशन के पास व्यापार करने के लिए आए, और काफ़ी घूमने के बाद भारत में उनको मसाले के व्यापार में उनकी रुचि जागी, क्योंकि विदेशों में मीट खाने के बहुत ही शौकीन थे, और मीट को लंबे समय तक चलाने के लिए उनमें मसालों का उपयोग किया जाता है। इसलिए यूरोपियों को सबसे पहले मसाले का व्यापार करने का ही भारत में सोचा। सन 1608 में विलियम हॉकिंस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, वो भारत के सूरत में आए। जो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ तो पुर्तगाली पहले से ही व्यापार कर रहे हैं। विलियम हॉकिंस बहुत ही जिद्दी स्वभाव के थे। जब उन्होंने पुर्तगालियों को व्यापार करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर व्यापार तो करना है, लेकिन कैसे करें। तो उन्होंने आपसी अपने ग्रुप में डिस्कस करके उन्होंने वहाँ के राजा से जाकर बात की। जब भारत के राजा जहांगीर थे, उन्होंने विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से अपने व्यापार करने की बात उनके सामने रखी और उनसे व्यापार करने की रजामंदी मांगी। लेकिन जहांगीर के वजीरों ने उनसे कहा कि महाराज, आपने तो पहले ही पुर्तगालियों को रजामंदी दे दी है। तो इसके चलते उन्होंने विलियम हॉकिंस को व्यापार करने के लिए मना कर दिया। लेकिन विलियम हॉकिंस बहुत ही अच्छे किस्म के व्यापारी थे और बहुत ही जिद्दी भी थे। घूमते घूमते उन्होंने दक्षिण की ओर गए, जहाँ उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों का यहाँ पर कम व्यापार है, और वहाँ पर उन्होंने व्यापार करने की सोची। सन 1611 को मासूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला गोदाम लिया, और वहाँ पर भारत के नागरिकों से मसाला अपने गोदाम पर रखने लगे खरीद कर, और उसको जाके ब्रिटेन में दूर उसको सप्लाई करने लगे। वहाँ के राजा को मसालों में अत्यधिक मुनाफा देखने के बाद उन्होंने सन 1612 को पुर्तगालियों के खिलाफ
युद्ध का ऐलान कर दिया। इसको बैटल ऑफ सोएली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुर्तगालियों पर जीत हासिल कर ली और देखते ही देखते उन्होंने पूरे दक्षिण पर अपने व्यापार की पकड़ बना ली। व्यापार में अत्यधिक मुनाफा देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रुपों के मेंबर ने ब्रिटेन के महाराज किंग्स जेम्स को कहा कि महाराज, व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, आप कृपया जागीर को फरमान लिखिए कि हमें पूरे भारत पर व्यापार करने की आज्ञा दें। ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर सन 1615 को किंग्स जेम्स ने थॉमस रो नाम के व्यक्ति के हाथों शहंशाह जहांगीर को फरमान भेजा कि उन्हें व्यापार करने की अनुमति दें और साथ ही में ढेर सारे सोने उपहार में भेजे जो कि बहुत ही कीमती थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसालों के साथ कॉटन और सिल्क और इंडिगो के भी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते व्यापार में उनकी पकड़ सूरत से पूरे दक्षिण में चारों तरफ हो गई और अच्छे किस्म पर व्यापार करने लगे। व्यापार की अच्छी पोजीशन होने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1670 को ब्रिटेन के महाराज से अपनी सेना रखने की इच्छा जागृत की। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार का स्तर बढ़ाने के लिए बंगाल की तरफ व्यापार करने की ठानी और शहंशाह औरंगजेब से वहां का टैक्स फ्री करने के लिए उनसे मांग की। शहंशाह औरंगजेब के मन में आया कि ये व्यापार भी करें और टैक्स फ्री भी मांग रहे हैं, तो उन्होंने इनसे इनकार कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऐसा देख ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को धूल चटाकर भारत देश से भगा दिया। यह सबको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके पैरों में माफ़ी मांगकर उनसे दया की भीख मांगी कि हुजूर, हमसे गलती हो गई, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। देखते ही देखते सन 1607 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। इसका फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ जहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ थी और गोदाम थे, वहाँ पर इन्होंने किले बनाना स्टार्ट कर दिया और किले के ऊपर तोप रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन दिनों तोप केवल राजाओं के पास होती थी। यह सबको देखते हुए बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले गया और उन्होंने तोप रखने के लिए इनको मना किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि हम तोप रखेंगे। इसको देखते ही सिराज उद दौला ने उन सबको कैदी बना लिया। करीबन 150 लोगों को उसने कैद कर लिया और एक छोटे से कमरे में, जेल नुमा कमरे में उनको कैद कर दिया और उनको खाना तक नहीं दिया और ना ही पानी। अगले ही दिन उनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई। कहते हैं यह घटना झूठ है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की सेना की आवश्यकता थी भारत पर पकड़ मजबूत करने के लिए। तो उन्होंने यह घटना मनगढ़ंत बनाते हुए ब्रिटेन के महाराज को बताई, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया। इसको देख सन 1757 में ब्रिटेन के महाराज रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के खिलाफ आक्रमण कर दिया, जिसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बंगाल बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, तो इन्होंने इनको युद्ध में हरा दिया और इनको युद्ध में मात दे दी। लेकिन युद्ध में हारने के बाद
बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के वजीर मीर जाफर को गद्दी का लालच था, तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके मिल गए और उनसे कहा कि मैं आपको युद्ध में विजय दिलाऊंगा, इसके बदले आप मुझे बंगाल की गद्दी पर मुझे बैठाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाते हुए सन 1664 को बंगाल के खिलाफ फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया और उनकी विजय हुई। इस 1764 के युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी सेकंड के नाम से जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया, जिससे मीर जाफर को लगा अब तो बंगाल का नवाब वही है। लेकिन अंग्रेजों ने उससे कहा, रुको, आपको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी और हम जैसा कहेंगे आपको वैसा हुक्म मानना पड़ेगा। यह सब देखते हुए मीर जाफर को मन में एहसास हुआ कि वह राजा होकर भी गुलामों जैसी जिंदगी कैसे जी सकता है। तो इसको देखते ही मीर जाफर ने गद्दी का त्याग कर दिया। इसको देखते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया और उनसे कहा कि आपको हमारे अनुसार राज्य करना होगा। मीर कासिम ने कहा, जी जनाब, मैं आपका गुलाम हूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। देखते ही देखते मीर कासिम को अपने मन में यह बात खलने लगी कि वह राजा होकर गुलामों जैसी जिंदगी जी रहा है। इसको देखते ही उसने अवध के नवाब और मुगल के शाह आलम को मिलाकर एक नेशनल आर्मी बनाई और 1764 को उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में नेशनल आर्मी की हार हुई और उनका राज्य पूरे भारतवर्ष में हो गया। नेशनल आर्मी को हराने के बाद उनका दबदबा पूरे भारतवर्ष पर होने लगा और देखते ही देखते पूरे भारत पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई और धीरे धीरे उन्होंने कुछ एक्ट लगाने लगे, कुछ नियम लागू कर दिए, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने सन 1798 को सब्सिडियरी एलायंस नाम की एक सहायक संधि नियम लागू किया, जिसके अंतर्गत अब ईस्ट इंडिया कंपनी सारे राजाओं की रक्षा करेगी और राजाओं को सेना रखने का अधिकार नहीं था। ना चाहते हुए भी सारे राजाओं ने इस एक्ट को मंजूरी देनी पड़ी और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं के वजीर को और सेनापतियों को काम पर लगा दिया और उनके साथ अत्याचार करने लगे, जिससे बाकी राजाओं की पकड़ जो भारत में पहले थी वो धीरे धीरे कम होती गई और हर राज्य में वह कम से कम अपना एक दूत राजा के महल में रखते थे, जिससे उनकी सारी खबरें ईस्ट इंडिया कंपनी को पता रहती थी। धीरे धीरे वह राजाओं और मंत्रियों को काम पे लगाने के बाद वहाँ की आम जनता से भी खेती बाड़ी का कर वसूल करने लगा। कर पहले भी था, लेकिन पहले के मुकाबले उसने कर 50 गुना कर दिया और
किसानों में से किसी एक को हेड बनाकर उसमें से एक भाग उस हेड को देते थे कर का, और बाकी 9 भाग खुद रखते थे टैक्स का, जिससे धीरे धीरे भारत के सारे किसान कर्जदार होने लगे और कर को चुकाने के लिए वह कर्जा लेने लगे, जिसके चलते किसान भी खेती बाड़ी में केवल इनके गुलाम बनकर रह गए। इसके बाद सेना में नौकरी देने के लिए इन्होंने लेक्स लोसी एक्ट लगाया, जिसके अंतर्गत जो क्रिश्चियन होगा उसी को सेना में भर्ती किया जाए, जिससे यह सेना में जो पंडित थे उनको अपनी चुटिया कटवाने को बोला, और जो सिख थे उनको अपनी पगड़ी उतारने को बोला, और जो मुस्लिम थे उनको अपनी दाढ़ी रखने के लिए रोका। अगर वो ऐसा ना करते तो उनको सेना में नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे यह लोगों के धर्म परिवर्तन कराने लगी और ईसाई में परिवर्तन करने लगे, और जनता से कहने लगे लेक्स लोसी एक्ट में जो ईसाई धर्म का होगा उसी को अपने पूर्वजों की जमीन मिलेगी, जिससे ज्यादातर लोगों ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया। इतने सारे अत्याचारों और धर्म परिवर्तनों और इस शोषण को देख केवल भारत में एक चिंगारी की जरूरत थी इनके खिलाफ। वो चिंगारी का काम एक घटना ने किया। वह घटना यह है, कोलकाता से 5 मील दूर दमदम जा रहे एक उच्च जाति के मंगल पांडे पानी का लोटा लेकर, उनको रास्ते में एक निम्न जाति के मनुष्य ने उनसे पानी मांगा। यह देख उन्होंने उनके प्रति हिंसा दिखाई कि तुम निम्न जाति को, मैं तुम्हें पानी कैसे पिला सकता हूँ। तो यह देख उस निम्न जाति के मनुष्य ने उनसे कहा, पशुओं की खाल से बनी हुई कारतूस को मुंह से छीलकर जब आप बंदूक में लगाकर उसे चलाते हो, जब आपको अपने धर्म और जाति का ख्याल नहीं आता, और हम मनुष्य को पानी पिलाते हुए आपको अपनी जात का अनुभव होता है। यह देख मंगल पांडे को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं था, वह इस बात से परिचित ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उस निम्न जाति के मानव ना होता तो शायद ही मंगल पांडे के मन में यह चिंगारी नहीं जागती। तो कुछ लोग जो स्वतंत्रता का, जो आज़ादी का श्रेय है उस निम्न जाति के मनुष्य को देते हैं, और कुछ लोग मंगल पांडे को देते हैं। कमेंट में आप जरूर बताएं कि स्वतंत्रता का जो श्रेय है, असली हकदार कौन था, वो निम्न जाति का मनुष्य या मंगल पांडे। उसके बाद उसने अंग्रेजी सेनानी के हेड से एनफील्ड P53 राइफल के बारे में पूछा कि उसकी कारतूस क्या पशुओं की खाल और गाय सुअर की खालों से बनी हुई है। तो उसने ना चाहते हुए भी, जो कि उसका दोस्त था, ना चाहते हुए भी उसने यह झूठ बोल दिया कि ऐसा नहीं है, वे पशुओं की खालों से नहीं बनी है। मंगल पांडे ने उसका विश्वास किया, लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है। उसको ना चाहते हुए भी उस निम्न जाति के ने उसको वहां बन रही फैक्ट्री में उसको दिखाया। यह देख मंगल पांडे को बहुत ही आक्रोश पहुंचा और बहुत ही क्रोध आया कि उसके धर्म भ्रष्ट हो गया। अगले ही दिन लेफ्टिनेंट वॉक ने दोबारा से उनको जबरन कारतूस चलाने को कहा, और ना चलाने पर उन्हें तोप से उड़ाने का अपनी सेना को आदेश दिया। लेकिन मंगल पांडे
और उनके साथियों ने किसी ने भी कारतूस नहीं चलाई। इस आक्रोश को देखकर उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉक पर अपनी बंदूक से फायर कर दिया। लेफ्टिनेंट बॉक बच गया। बचने के बाद उसका चाकू से उसका गला काट दिया। इसके साथ ही मेजर जेम्स की भी उन्होंने गला काटकर मौत कर दी। इसके तहत उन्हें 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जल्लाद के मौजूद ना होने पर उनकी सजा को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। फांसी ना होने के कारण उन्होंने खुद से ही अपने आप को गोली मार ली। वह बच गए उस गोली से। खुद को गोली मारने के बाद और उससे बचने के बाद उन्होंने सेना में कुछ अपने साथियों को मिलाकर एक गैंग बनाई। देखते ही देखते इस गैंग को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने घेर लिया। उनमें से मंगल पांडे ने कुछ पर गोली चलाई, उसमें से 2 की हत्या हो गई और बाकी उनके साथी को उन्होंने भाग जाने को कहा, जिसको देख मंगल पांडे ने खुद ही को गोली मार ली। 2 अंग्रेजी सेनाओं की हत्या करने के जुर्म में उनको फांसी की सजा दी गई और उनको फांसी पे लटका दिया गया। यह सूचना धीरे धीरे मेरठ में जाके पहुंची और वहां के सेनानियों ने भी कारतूस चलाने से मना कर दिया और 85 अंग्रेजों को मारपीट करके दिल्ली की ओर रवाना हो गई। वहां से वह लाल किले पहुंचे और लाल किले से 82 साल के बहादुर शाह जफर शहनशाह, जो कि अंग्रेजों की पेंशन पे जी रहे थे, उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि हमें इस गुलामी की जिंदगी से आज़ाद करना होगा और भारत के नागरिकों को बचाना होगा। तो उन्होंने शहनशाह बहादुर शाह जफर से युद्ध का ऐलान करने के लिए एक फरमान जारी करने को कहा। कुछ समय बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1848 को डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नाम का एक कानून लागू किया, जिसके तहत जिन राजाओं की संतान नहीं होती और जो सही से शासन नहीं कर पाते, तो उनका राज्य उन्हें सौंप दिया जाए। तो इसके तहत बहादुर शाह जफर, जो कि बूढ़े हो चुके थे, उनका राज्य भी अंग्रेजों ने हड़प लिया। धीरे धीरे उन्होंने सतारा, जयपुर, हड़प्पा, ग्वालियर और झांसी की ओर अपना शासन करने की ठानी। लेकिन उन दिनों झांसी के राजा गंगाधर राव थे, जिनकी एक संतान हुई जिसका नाम दामोदर राय था। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके तहत उन्होंने अपने भाई का पुत्र गोद ले लिया, जिसका नाम आनंद राव था, जिसको बाद में बदलकर दामोदर राय कर दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों ने उन पर डॉक्ट्रिन्स एक्ट लगाया, क्योंकि जो बच्चा था वो गोद लिया हुआ था। देखते ही देखते उन्होंने षड्यंत्र बनाकर गंगाधर राव की एक नदी में नुकीले अस्त्र लगाकर उनकी मृत्यु करा दी गई और सोचा उनकी पत्नी से उनका राज्य हड़प लिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मीबाई शुरू से ही वीर और युद्ध कला में निपुण थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और उनको 2 बार झांसी से मार भगाया। इन्हीं दिनों नाना साहेब पेशवा, जो कि बाजीराव उनके पिता, गोद लिए हुए संतान थे, जिन पर भी अंग्रेजों ने
डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट नाम का एक्ट लागू किया। इसके तहत इन्होंने नाना साहेब पेशवा की पेंशन और उनके पिता और उनकी सेनापति तात्या टोपे की पेंशन बंद कर दी, जिसको देख नाना साहेब और तात्या टोपे को बहुत बुरा लगा। इसके तहत उन्होंने कानपुर के पास बिटूर में अंग्रेजों सैनिकों को मारकर उधर अपना कब्जा कर लिया। नाना साहेब और तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई एक साथ बचपन में गुरुकुल जाते थे, जहां उनकी अच्छी मित्र थी। नाना साहेब को पता होने पर कि झांसी में लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रही है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने तात्या टोपे अपने सेनापति और 20,000 सैनिकों के साथ लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए भेजा। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और टेलीफोन के कारण वह युद्ध में जीत गए। बड़ी मुश्किल से वहां से तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई बचकर कालपी पहुंचे और उन्होंने दोनों ने आपसी में झांसी को फिर से हासिल करने की ठानी और इसके लिए उन्होंने पास ही में ग्वालियर के किले पर उन्होंने आक्रमण किया और वहां के राजा से विनती की कि वह उनका साथ दे, लेकिन ग्वालियर के राजा ने उनका साथ ना देकर वह वहां से भागकर अंग्रेजों के पास जा पहुंचे, जिसके तहत ग्वालियर के किले पर भी अंग्रेजों के सेनानियों ने घेराबंदी कर दी। ना चाहते हुए भी तात्या टोपे युद्ध में शहीद हो गए और रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही उनसे बड़ी बहादुरी से लड़ी और उनके शरीर पर जख्म होने के कारण वह धीरे धीरे एक साधु की कुटिया में लड़खड़ाते हुए पहुंचे, क्योंकि वह अपना शरीर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे। उसने उस साधु से उनके शरीर को जलाने के लिए कहा, जिससे उस साधु ने उसको उनके शरीर को जला दिया, जिससे लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। इस वीरता को देख अंग्रेजों के जनरल क्यूज रोज ने कहा, अगर भारत में कोई योद्धा था तो वह वीर लक्ष्मीबाई थी। कुछ इतिहासकार इस घटना को असत्य मानते हैं, लेकिन इतिहास में क्या है नहीं पता, लेकिन इस वीर गति को मेरा शत नमन है। और 1857 को इस मृत्यु के बाद भारत में दहशत फैल गई और अंग्रेजों के सेनानियों ने सरेआम बच्चों औरतों को सड़कों पर ही मारने लग गए और उनकी लाशों को सड़कों पर ही छोड़ देते थे, जिससे किसी और के मन में उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत ना हो। और धीरे धीरे उनका शोषण होता गया और अत्याचार बढ़ते गए, जिससे धीरे धीरे उन्होंने भारत पर करीब करीब 200 सालों तक राज्य किया। दोस्तों, अगर शायद मीर जाफर अगर उनकी सहायता ना करता तो शायद ही अंग्रेज हमारे देश पर राज्य कर पाते और शिराउद्दौला उन्हें मार भगा पाता शायद, लेकिन और होनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों, यह था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से भारत पर राज्य करने का सफर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना कि किस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज्य कर पाई और किन कारणों के कारण वह राज्य ना कर सकती थी। तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए सभी को मेरा नमस्कार।